सो बच्चे नेक्स्ट है आफ्टर रूट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट दैट इज स्टेम। तो बच्चे सबसे पहले तो रूट और स्टेम के केस में हमने ओरिजिनेशन, रूट के केस में हमने ओरिजिनेशन की बात की थी और उसके मूवमेंट्स की बात की थी। तो स्टेम के केस में भी अब वही चीज बात करेंगे। तो स्टेम के केस में क्या होता है, स्टेम जो है इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, यानी कि जहां पे इसे लाइट मिलेगी नॉर्मली उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगी। उसके बाद नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, जियोट्रॉपिक। एंड जियोट्रॉपिक, ठीक है। सो बच्चे हमारे पास स्टेम के केस में ये अरेंजमेंट्स है, लेकिन स्टेम जो है वो थोड़ी सी अलग है रूट से। वो इसीलिए क्योंकि स्टेम जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लूम्यूल, originates from plumule। प्लूम्यूल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बेटा, तो प्लूम्यूल से ओरिजिनेट करती है। बट अगर हम नॉर्मली रूट की बात करें तो रूट जो है उसका ओरिजिनेशन होता है रेडिकल से बेटा। तो प्लूम्यूल जो है वो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ठीक है, जिससे स्टेम का ओरिजिनेशन होता है। एंड यस, दिस स्टेम unlike root bears some appendages. So stem bears branches, leaves, fruits, flowers, buds, etc. तो स्टेम जो है उसमें ये सब पार्ट जो है वो डेवलप होते हैं बेटा, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बड्स। और बच्चे ये स्ट्रक्चर जो है वो रूट में कभी भी डेवलप नहीं करते, जिसकी वजह से रूट और स्टेम जो है वो एनाटॉमिकली, मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली तीनों डिफरेंट माने जाते हैं, ठीक है। एंड फर्दर दिस स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, nodes and internodes, which is lacking in case of roots। रूट्स के केस में नोड्स और इंटरनोड्स भी नहीं होते। आपने देखा होगा अगर ये स्टेम है बेटा, अगर ये स्टेम है तो स्टेम में से यहाँ पे ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, ये। तो बच्चे वो रीजन जहां पे ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है उसको नोड कहा जाता है। ये नोडल रीजन्स हैं और इन नोड्स के बीच की स्पेस को इंटरनोड्स कहा जाता है। तो इंटरनोड्स दो नोड्स के बीच के गैप को कहा जाता है, ठीक है। सो नोड्स है और इंटरनोड्स है। नोड जो है इट्स अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये रीजन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से इस रीजन में डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और डिवाइडिंग सेल्स होने की वजह से इस रीजन में बड और ब्रांचेस बन पाती हैं। यानी कि इनिशियली क्या होगा, हमारे पास इस रीजन में बड बनेंगे, उस बड से ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि ये ब्रांचेस, ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर जो है बेटा ये डेवलप होते हैं बड की फॉर्म में सबसे पहले, और उसके बाद अल्टीमेटली ये ग्रो करेंगे, ठीक है। सो बच्चे अब इस केस में स्टेम जो है इट बेयर्स बड्स। मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नोड्स में जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ये स्ट्रक्चर्स ये बर्ड फॉर्म में थे और बर्ड से ही अल्टीमेटली डेवलप होंगे। और बच्चे ये बर्ड्स जो है ना वो टिप पार्ट पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और साइड्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है वो दो तरह के होंगे बच्चे, देयर ऑफ टू टाइप्स।
दैट इज टर्मिनल और एक्सिलरी। ये दो तरह के बड्स होते हैं, एक्सिलरी बड्स एंड टर्मिनल बड्स। तो अभी एक्सिलरी और टर्मिनल बड्स में डिफरेंस क्या है? जिसमें से मैं एक्सिलरी बड्स की अगर बात करूं तो एक्सिलरी बड्स को लेटरल बड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट के लेटरल साइड में डेवलप होते हैं। अगर ये स्टेम है तो एक्सिलरी बड्स जो है वो नोडल रीजन पे ही साइड वाली पोजीशन पे डेवलप होंगे। और ये बड्स जो है ना बच्चे, अल्टीमेटली ग्रो करेंगे इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर। हाँ, कभी कभी ये बड्स जो है वो फ्लोरल बड्स में डेवलप हो जाते हैं, जिससे फ्लावर डेवलप होता है। अदरवाइज बड्स जो है वो डिफरेंट प्लांट स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। पर जो टर्मिनल बड्स होते हैं ना, टर्मिनल बड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं एट शूट टिप, शूट की टिप पे प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये हमारे पास स्टेम है तो स्टेम के ऊपर बड डेवलप होगा टिप पे, दिस इज टर्मिनल बड। ये है बड टर्मिनल बड के केस, ठीक है। और दीज आर लेटरल और एक्सिलरी बड्स जो साइड में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस एक्सिलरी बड्स डेवलप्स laterally, whereas terminal bud develops at the tip of stem, स्टेम के टिप पे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बड्स से फर्दर, इन्हीं बड्स में फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो कि नोडल टिश्यू के ही डिवीजन से बना होता है, और अल्टीमेटली ये फर्दर ब्रांचेस बनाएगा, फर्दर न्यू स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो मतलब हमारे पास एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड दोनों स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। सो बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्हीं बड से डेवलप हो रहे हैं। तो बच्चे, स्टेम और रूट में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि स्टेम में नोड्स होते हैं, और इनफैक्ट आपको कुछ एरियाज पे, कुछ जगह पे नोड्स दिखते भी हैं बेटा। और मैं सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है ना आपको वो दिखाऊंगी, शुगर केन की। अगर शुगर केन में इस तरीके से स्टेम होती है ना, आप उस स्टेम में इस तरीके से स्ट्रक्चर देख पाओगे, पार्ट्स ऐसे लगता है डिवाइडेड है। उस रीजन में आपको लीफी स्ट्रक्चर्स भी दिखते हैं। खैर, जब तक आपके पास शुगर केन पहुंचता है तब तक ये लीफी स्ट्रक्चर बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं, डेड हो चुके होते हैं, या फॉल भी कर चुके होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, जो आपको दिख रही है लाइंस, ये लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, यानी कि नोड्स को, ठीक है। किस तरीके से ये नोड्स बनते हैं, कैसा अरेंजमेंट रहता है, वो हम टिश्यू में पढ़ेंगे। तो टिश्यू यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आपका जो एनाटॉमी बताएगा प्लांट की, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नोड्स और इंटरनोड्स कैसे डेवलप होते हैं। रूट्स के केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे होता है, वो सब चीजें वहां पे डील करनी है। तो बच्चे, ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो रूट और स्टेम को बिल्कुल अलग कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो दोबारा रिकॉल कर रही हूँ आपके लिए, these plants, these stems are positively phototropic, यानी कि जहाँ पे लाइट होगी ये वहां पे ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं, इसके ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बड्स डेवलप होंगे। तो ब्रांचेस और लीव जो है वो पहले बड की फॉर्म में होंगे और अल्टीमेटली आगे डेवलप करेंगे। फ्लावर्स जो है वो भी मेनली एक्सिलरी बड से डेवलप होते हैं, उसमें बड जो है वो फ्लोरल बड में डेवलप हो गया होता है। उसके बाद फ्रूट्स जो है वो फ्लावर्स से डेवलप होते हैं। और बच्चे, ये रीजन्स जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो मेनली डेवलप होती है नोडल रीजन में, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और दिस नोड्स आर सेपरेटेड बाय जोन ऑफ परमानेंट टिश्यू कॉल्ड एज इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स जो है वो जोन ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है। लेकिन इन चीजों को क्लियर करने के लिए हमें एनाटॉमी डील करनी है, जो नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा है। एंड दिस नोड्स एंड इंटरनोड्स आर स्ट्रिक्टली एब्सेंट इन केस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्टेम जो है वो बड्स जो बेयर कर रहे हैं वो दो तरह के होते हैं, दैट इज टर्मिनल एंड एक्सिलरी।
एक्सिलरी बड्स लेटरल बड्स होते हैं, और टर्मिनल बड्स जो है वो टिप पे प्रेजेंट रहते हैं। और बच्चे इन स्ट्रक्चर के साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइड करते करते प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन बच्चे प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होती है हमेशा। यानी कि स्टेम जो ग्रो करेगा या रूट जो ग्रो करेगी वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होगी। और अल्टीमेटली स्टेम में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फर्दर बहुत एफिशिएंट ग्रोथ कर पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। यानी कि प्राइमरी डिवाइडिंग सेल्स भी होंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी कि सेकेंडरी डिवाइडिंग सेल्स भी होंगे, जिसकी वजह से स्टेम जो है वो काफी देर तक और लाइफ टाइम जो है वो नियरली ग्रो कर पाता है। लेकिन बच्चे स्टेम जो है वो एरियल पार्ट है ना, नॉर्मली मोस्टली केस में वो एरियल रहता है। तो खुद की प्रोटेक्शन को एनहांस करने के लिए और खुद को स्ट्रेंथ देने के लिए ये प्लांट जो है ये वुडी हो जाता है बेटा। हमारे पास मेनली अंडरग्राउंड स्टेम्स भी आपको मिलेंगी, पर जो बाहर की तरफ ग्रो करती है या तो वो ट्रीज बन जाती है, ट्रीज जिनमें वुडी स्टेम आ जाती है, और कुछ जो है हमारे पास वो ग्रीन के ग्रीन यानी कि सॉफ्ट स्टेम के साथ रह जाते हैं, जिसमें क्लाइंबर्स और क्रीपर्स आ जाते हैं। तो बच्चे इन सम प्लांट्स stem becomes woody with time। टाइम के साथ वो वुडी बन जाती है, ठीक है, और टाइम के साथ वुडी बन जाती है एंड दैट प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज। उनको ट्रीज कहा जाता है। बट सम स्टेम रिमेन ग्रीन, और कुछ स्टेम्स जो है वो ग्रीन ही रहती है। बट एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट्स के केस में स्टेम जो है वो एज के साथ वुडी बन जाती है, बट सब में नहीं। बट सम स्टेम्स रिमेन ग्रीन, जैसे बिल्कुल यंगर के प्लांट की तरह, बट वो ग्रो होने पर खुद को सपोर्ट नहीं दे पाती एंड रिमेन्स एज आइदर क्रीपर्स, क्रीपर्स जो जमीन के साथ क्रीप करते हुए ग्रो करते हैं, एंड अदर बिकम क्लाइंबर्स, खुद को सपोर्ट देने के लिए बाकी क्लाइंबर्स बन जाते हैं बाय डेवलपिंग टेंड्रिल्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास स्टेम के केस में अरेंजमेंट है। तो बच्चे अब बात करते हैं स्टेम के मॉडिफिकेशंस के बारे में। ये हमने कुछ फीचर्स कर लिए, तो मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एंड यस, एक और चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ, स्टेम जो है उसमें ग्रोथ जो ब्रांच की होती है और कुछ स्टेम की होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। एक बेसिक आइडिया उसका ले लेते हैं, क्योंकि वो चीजें जो है जब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें आगे भी काम आने वाली है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं मॉडिफिकेशन दूंगी बेटा। सो बच्चे जैसे हमने कहा कि अभी हम स्टेम के केस में ब्रांचिंग पैटर्न जानेंगे और ट्रीज का अरेंजमेंट जानते हैं। बच्चे हमारे पास ट्रीज अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। एक तो ट्रीज में इस तरीके से बिल्कुल शुगर केन जैसा अरेंजमेंट होता है कि इस तरीके से स्टेम जो है वो नियरली वुडी डेवलप हो जाती है, बस आपको नोडल रीजन दिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि लीफी स्ट्रक्चर भी इस जगह पे होते हैं डेवलप, ठीक है, बट वो टाइम के साथ ड्राई हो जाते हैं। तो बच्चे इस तरह का अरेंजमेंट आपको शुगर केन में देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है जैसे कॉनिफर्स में रहता है। कॉनिफर्स जो आपने जिम्नोस्पर्म्स में देखे थे, इस तरीके से ट्री होता है जिसमें ये ब्रांचिंग अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसा अरेंजमेंट रहता है कॉनिफर्स में, जिसमें कोनिकल लाइक अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। तीसरा पैटर्न आपको ऐसा दिखेगा जिसमें कोई ब्रांच की कोई लेंथ नहीं होती, इरेगुलर लेंथ होगा और ब्रांच कहीं से भी डेवलप हो जाएगी, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इस तरीके से।
है ना, इस तरीके से ट्री दिख जाएगा आपको। तो ऐसा दिखता है आपको मैंगो ट्री में, बनियान ट्री में। और एक अरेंजमेंट ऐसा दिखता है, ये ऐसा आपको कोकोनट में दिख जाएगा। ट्री ऐसा है, फिर इस तरीके से ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चे, मतलब बिल्कुल बाकी जगह नोट्स नहीं होंगे, इस तरीके के नोट्स होंगे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ब्रांचिंग पैटर्न्स दिखते हैं। लेकिन ये ब्रांचिंग पैटर्न्स जो है ना, जिसमें ब्रांच डेवलप हुई है, तो बच्चे सब केस में ब्रांच जो है वो नोड से ही डेवलप हुई है। इन अलग अलग ट्रीज के अलग अलग नाम हैं। यानी कि इस स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को क्यूलम कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सकरेंट, इसको डीकरेंट कहा जाता है, इसको कॉर्डल कहा जाता है। ठीक है, सो ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो है ना, ये बेटा डेवलप होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से स्टेम डेवलप होती है। मैं नाम भी लिख देती हूँ आपके लिए। इसको क्यूलम कहा जाता है, इसको एक्सकरेंट अरेंजमेंट कहा जाता है, इसको डीकरेंट अरेंजमेंट कहा जाता है, इसको कॉर्डेक्स कहा जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से पैटर्न है बच्चे जो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन सबके केस में जैसे मैंने कहा, ब्रांचेस जो है या लीफी स्ट्रक्चर जो है वो नोड से ही डेवलप होंगे। लेकिन डेवलपमेंट नोड से हो रही है और अलग अलग तरीके से हो रही है। इसके केस में ब्रांचेस जो है वो नहीं बन रही, ब्रांच लेंथ डेवलप नहीं हो रहा, बस लीफ उस जगह पे आ रहा है। इसके केस में ब्रांचिंग का एक पैटर्न है, यानी कि लॉन्गर ब्रांचेस नीचे वाली साइड है, यंगर और न्यू ब्रांचेस ऊपर वाली साइड, जिसकी वजह से ऊपर वाली ब्रांचेस अभी छोटी है, तो कोनिकल अरेंजमेंट आ जाता है। इसके केस में ब्रांचेस का कोई लेंथ नहीं है। इसके केस में जो इंटरनोड है वो छोटा हो गया और सिर्फ ऊपर की तरफ नोड्स अरेंज, नीचे की तरफ नहीं। तो सबके केस में नोड्स डिफरेंट है, लेकिन ये ब्रांचेस डेवलप कैसे हो रही है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बच्चे, इसीलिए हम ब्रांचेस के लिए ना दो ब्रांचिंग टाइप्स करने वाले, यानी कि ब्रांचिंग पैटर्न कैसा रहता है, ब्रांचेस की ग्रोथ कैसे होती है। सबसे पहला तो ब्रांचिंग ग्रोथ जो है ना, वो हमारे पास दो तरह की होती है, रेसमोस ब्रांचिंग एंड साइमोस ब्रांचिंग टेक्निक। रेसमोस, तो बच्चे ये चीज जो है एक्चुअली एनसीईआरटी ने ना इसको फ्लावर के साथ जोड़कर बताया है, लेकिन बच्चे हम सिर्फ इसको फ्लावर के साथ या लीफ के साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे ब्रांचेस के साथ, क्योंकि ब्रांच की ग्रोथ भी सेम पैटर्न से होती है, तो वहां जाके इसे रिकॉल कर लेंगे। तो बच्चे ब्रांचिंग पैटर्न में रेसमोस ब्रांचिंग होती है और साइमोस ब्रांचिंग होती है। रेसमोस में जो है हमारे पास क्या होता है, मेन स्टेम जो है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, वो ग्रो करती रहती है, वो ग्रो करती रहेगी। लेकिन साइमोस के केस पे जो है वो मेन स्टेम जो है इट स्टॉप्स ग्रोइंग। ठीक है, आफ्टर अ लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड पीरियड के बाद इसमें ऐसा होता है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रेसमोस के केस में क्या है, एक मेन ब्रांच है जो ग्रो करती जा रही है, मेन ब्रांच ग्रो करती जा रही है, उसकी टिप ग्रो करती जाएगी ऊपर की तरफ, ये रुकेगी नहीं। और इसकी साइड पे एक ब्रांच ये ग्रो कर रही है, एक ब्रांच ये ग्रो कर रही है, एक ब्रांच ये ग्रो कर रही है, एक ये, मतलब ब्रांचेस साइड बाय साइड ग्रो करती जाएंगी, लेकिन टिप ग्रो होती जाएगी। स्टेम जो है, मेन स्टेम जो है वो ग्रो ही करती जाएगी, वो नहीं रुकेगी। बट इसके केस में क्या होता है, हमारे पास साइमोस के केस में एक ब्रांच है, वो एक स्टेम है वो ग्रो करी, ठीक है, एक स्टेम जो है वो ग्रो करा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ग्रो करने के बाद यहाँ पे उसकी टिप जो है वो ग्रो करना रुक गई, कोई फ्लावर डेवलप हो गया, माइट बी कोई और स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो वैसे तो मोस्टली फ्लावर के केस में अबॉर्ट हो जाता है इस तरीके से, पर दूसरा क्या होगा, हमारे पास दूसरी ब्रांच जो यहाँ पे अराइज हुई वो दूसरी डायरेक्शन में ग्रो करेगी इस तरीके से और यहाँ पे रुक जाएगी।
तीसरी ब्रांच जो है वो इससे ग्रो करेगी और अल्टीमेटली टिप रुक जाएगी उसकी। चौथी ब्रांच इस तरीके से ग्रो करेगी और इसकी टिप रुक जाएगी। ठीक है, तो हमें मेन स्टेम कौन सी दिखेगी? मेन स्टेम हमें दिख रही है ये, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेन स्टेम है, ये ग्रो कर रही है, ये एक ही स्टेम है जो ऊपर पर ग्रो करती जा रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसकी केस में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस जो है वो फ्यूज करके अल्टीमेटली ग्रोथ शो कर देते हैं। ठीक है, वो फ्यूज करके ग्रोथ शो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कॉमन स्टेम दिखती है, अदरवाइज ये कॉमन स्टेम नहीं है। हमारे पास एक ब्रांच ने ग्रो किया, ये बिल्कुल ऐसी सीधी स्टेम लगेगी नॉर्मली देखने में ये, बट ये सीधी स्टेम है ही नहीं, ऐसे लगेगा एक ही स्टेम ग्रो कर रही है, बट एक्चुअली इसमें क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो फ्यूज करके कॉमन स्टेम दिखा रहे हैं। पर सब केस में क्या हो रहा है, हर एक ब्रांच जो है वो एक एक पॉइंट पे अपनी जो डेवलपमेंट है वो रोकते जा रहे हैं। तो ये एक ब्रांच नहीं है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रांच है, हमें सिर्फ ये दिखेगी एक्स्ट्रा, ये दिखेगी, जबकि ये पूरी एक ब्रांच है। मतलब स्टेम जो है उससे ब्रांचेस ओरिजिनेट होती जाएंगे, वो फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर की तरह दिखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ग्रोथ होती है। तो बच्चे अब रेसमोस में इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो यंगर पार्ट्स होते हैं वो कहाँ की तरफ होंगे, ऊपर की तरफ ना, और जो ओल्डर पार्ट्स है वो कहाँ की तरफ होंगे, नीचे की तरफ होंगे, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करती जाएगी ऊपर की तरफ यंगर पार्ट्स जो है वो डेवलप होते जाएंगे, और उसमें यंगर पार्ट्स अभी साइज में छोटे होंगे, अभी उनको टाइम लगेगा डेवलप होने में, मैच्योर होने में, तब तक स्टेम और ऊपर चली जाएगी, वहां पे यंगर पार्ट्स आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को एक्रोपीटल सक्सेशन कहा जाता है। एक्रोपीटल सक्सेशन, एक्रोपीटल सक्सेशन जो है वो रेसमोस के केस में होता है, मतलब हमारे पास यंगर एंड स्मॉलर पार्ट्स जो होंगे ना वो टॉप पे होंगे, बट ओल्डर पार्ट्स जो होंगे वो लोअर साइड होंगे। वो लोअर साइड में होंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे केस में, बट साइमोस के केस में ये चीज अपोजिट होती है। जाइमोस के केस में हमारे पास नीचे वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच सब जो है वो नियरली नहीं है। ठीक है, सब नियरली नहीं है, अपनी अपनी जगह वो सब नहीं है, तो मतलब मेन स्टेम कोई भी नहीं है, ये भी एक स्टेम है, इसके नीचे से जब तक ये ग्रो कर रही थी तब तक दूसरी भी डेवलप हो गई होगी, ऑल्दो ऐसे लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, पर वो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, और जब तक ये डेवलप करेगी तब तक ये भी हो जाएगी। तो इसके केस में जो सक्सेशन होता है वो बेसिपिटल होता है, इसमें बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल सक्सेशन रहता है किस केस में, साइमोस के केस में बेटा, जिसमें यंगर पार्ट्स जो है ना वो मेनली रहते हैं लोअर साइड, तो यंगर पार्ट्स एट लोअर साइड, बट ओल्डर एट द टिप, वो टिप साइड होंगे यानी कि ऊपर वाली। तो इनके केस में अरेंजमेंट ही ऐसा होता है। इस चीज के केस में आप फ्लावर के केस में भी ये चीज एनालाइज कर पाओगे। फ्लावर के केस में क्या होता है, रेसमोस में टिप तो ग्रो करती रहती है, ठीक है, टिप ग्रो करती रहेगी, बेसल साइड में एक फ्लावर ग्रो किया, फिर नया वाला ऊपर ग्रो करेगा, उसके नया वाला ऊपर ग्रो करेगा। लेकिन साइमोस के केस में क्या हो जाएगा, साइमोस के केस में जो फ्लावर है, जैसे हमारे पास ऊपर जो है एक ब्रांच ग्रो करी, तो ब्रांच जो है उसमें हमारे पास एबॉर्ट हो गया, उसके बाद नीचे अगर नोड है तो नीचे भी फ्लावर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ग्रोथ का, तो उसमें क्योंकि अब स्टेम तो बढ़ने नहीं वाली, स्टेम तो उतनी रहेगी, इसमें सिर्फ ब्रांचेस ही आएंगी ना, तो ब्रांचेस जहां से डेवलप करेगी वहां के अकॉर्डिंगली वहां पे फ्लावर डेवलप कर जाएगा, तो उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं आ जाता। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो तरह की ब्रांचिंग पैटर्न रहते हैं स्टेम में,
जो ब्रांचेस जो है अगेन डेवलप करेंगी सिर्फ और सिर्फ नोड से ही, एक्स्ट्रा कोड किसी जगह से नहीं करेंगी। पहले बड डेवलप होगा, माइट बी टर्मिनल और एक्सिलरी, कोई भी हो सकता है, उसके बाद ग्रोथ होती जाएगी बेटा वहां। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास स्टेम में अरेंजमेंट रहता है बच्चे। सो बच्चे अब हमारे पास स्टेम के केस में मॉडिफिकेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज के केस में हमारे पास स्टेम जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर रहते हैं हम उस चीज से, जैसे कि हमने बात की थी टैप रूट्स ऑफ कैरेट और टैप रूट्स ऑफ इसके केस में टर्निप के केस में रूट है जो मॉडिफाई होती है। सिमिलरली एडवेंटिशियस रूट की बात की थी हमने, एडवेंटिशियस रूट इन केस ऑफ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वो भी मॉडिफाइड रूट है। बट फूड स्टोरेज स्टेम भी करता है, जैसे कि इन केस ऑफ पोटैटो जो कि एक ट्यूबर है, ठीक है। पोटैटो के केस में, पोटैटो क्या है उसके केस में बच्चे जो आप ये देखते हो ना, पोटैटो के केस में कुछ कई बार बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। अगर किचन में बहुत देर पुराना कोई पोटैटो होगा, वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर के बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, जिन्हें पोटैटो आइज कहा जाता है। सो दिस पोटैटो आइज रिप्रेजेंट्स नोड्स और बर्ड्स। ये पोटैटो आइज जो है ना वो बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बर्ड्स जिसमें से नया प्लांट एक्चुअली डेवलप होगा। ठीक है, नया प्लांट डेवलप होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है, जो पोटैटो जो है, इट्स अ ट्यूबर, जिसमें हम इन पोटैटो आइज को यानी कि नोडल स्ट्रक्चर्स को इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट करके सो कर देते हैं सॉइल में, और इससे डेवलप हो जाते हैं नई रूट्स और फर्दर स्टेम। एंड याद रखेंगे प्लांट हमेशा सबसे पहले रूट्स को डेवलप करता है, और इसके केस में जो रूट्स डेवलप होंगी बेटा वो एडवेंटिशियस होंगी, क्योंकि वो सोमैटिक पार्ट से डेवलप हो रही है। ठीक है, फूड स्टोरेज के बाद ट्यूबर के बाद अल्टीमेटली वी हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज कॉम्स। कॉम्स में आपने सुना होगा उसके बारे में, कोलोकेशिया के बारे में, कोलोकेशिया कचालू, ठीक है, इसके केस में ऐसा सुना होगा। उसके बाद हमारे पास है दिस राइजोम्स। Rhizomes like in case of turmeric, ginger, ठीक है। इनफैक्ट कॉम्स के केस में ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आप प्रोमिनेंटली देख पाते हैं। कोलोकेशिया या अरबी के केस में ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर है, बीच में इस तरीके से लाइंस आपको दिख जाती हैं इस तरीके से। ये जो लाइंस वाले रीजन है ना, दिस रिप्रेजेंट्स नोड्स, ये नोड्स है बेटा। ठीक है, राइजोम्स के केस में मैं बता देती हूँ, इसके केस में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है जो विजिबल रहेगा। ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको इस तरीके से लाइंस दिखती है। यानी कि ट्रांसवर्स पैटर्न में ये जो लाइंस आपको दिख रही है, दीज आर नोड्स। ठीक है, तो कॉन्स है, ट्यूबर्स है, राइजोम्स है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बच्चे, इसके केस में हमारे पास फूड का स्टोरेज भी हो रहा है, एंड फूड के स्टोरेज के अलावा इसके केस में हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी सोर्स है। आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, नोडल रीजन है बेटा। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कंटेन कर रहे हैं और अल्टीमेटली डेवलप कर रहा है बेटा। ठीक है,
इनफैक्ट तो बच्चे इन सब चीजों के अलावा वी हैव गार्लिक एंड अनियन ऑल्सो, जो कि स्टोरेज करते हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी इन दोनों का नाम नहीं लिख रही है बिकॉज इनके केस में जो मॉडिफाइड पार्ट है वो लीफ है एक्चुअली, और वो लीफ जो है वो स्टोर कर रहे हैं फूड को। स्टेम पार्ट में इन तीनों केसेस में स्टेम पार्ट जो है वो फूड को स्टोर कर रहा है। तो इसी केस में जो आप एक्चुअली जिंजर के अनियन के केस में देखते हो ना, ये पार्ट जो है ना, जो अनियन के केस में बेस पे दिखता है, जो पार्ट हार्ड होता है थोड़ा सा, तो वो नॉर्मली स्टेम है जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स जो है ना वो कंपैक्ट और सप्रेस हो गए होते हैं। ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट आप फ्लावर में भी देखोगे तो सप्रेस हो गए होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो लीफ है ना, मॉडिफाइड लीफ, आउटर वाला लीफ इस तरीके से ग्रो होगा, फिर उसके बाद इनर वाला लीफ, फिर अल्टीमेटली उसके इनर वाला लीफ, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करते हैं और हमारे पास अनियन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर है ना, अगर हमारे पास ये स्टेम है, स्टेम में अगर सोचो सबसे नीचे वाले पार्ट में बड़े वाले लीफ है जो पहले ग्रो किए, फिर उसके ऊपर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर देन छोटे लीव्स, और उसके बाद टॉप पे फ्रेश लीव्स। अगर हम इसको इसके नोड्स को छोटा कर, इंटर नोड्स को छोटा कर दें और इसको पूरा दबा दें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा दबाने की वजह से। ऊपर से प्रेस करना है तो आउटर वाला रीजन बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगा और इनर वाला बीच में आ जाएगा। तो बीच में आने की वजह से फ्रेशर लीव्स और फ्रेशर स्वोलन लीव्स अंदर होते हैं, और जो ओल्डर लीव्स होते हैं जो बाहर ट्यूनिका से और कवर से कवर्ड रहते हैं, तो बच्चे वो बाहर की तरफ होते हैं डेवलप। अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है हमेशा अनियन के बीच में, ग्रीन कलर का बड सा। तो बच्चे वही जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें। अगर हम उसको सो करें तो प्लांट में डेवलप हो जाता है। अगर हम अनियन को सो करते हैं ना तो अनियन के वो जो स्वोलन लीव्स है ना बाहर डीजनरेट हो जाएंगे, वो बड डेवलप हो जाता है बेटा हमेशा, जो अंदर वाला ग्रीन बड होता है। और लीफ के सोलन स्टोर फूड को यूज करके वो बड जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तरह से माने जाए तो ये मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि इसके लीफ जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं। वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, बस फर्क ये है कि हमारे पास फ्लेशी लीव्स जो है वो पूरे कंपैक्टली जोन में अरेंज है अनियन के केस में, पर गार्लिक के केस में वो बिल्कुल अलग अलग पैटर्न स्ट्रक्चर बनाएंगे, सारे लीव्स बाहर की तरफ ऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, बट अनियन में लेयर बाय लेयर अरेंज और गार्लिक में एक ही लेयर है। ठीक है, बस यही फर्क है, और इसकी वजह से इनको बल्ब कहा जाता है। बिल्कुल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ये, तो बल्ब्स कहा जाता है। दीज आर बल्ब्स। ठीक है, सो ट्यूबर्स, कॉर्म्स एंड राइजोम्स आर डायरेक्टली मॉडिफाइड स्टेम्स, जिसमें से बल्ब्स जो है वो भी एक तरह की मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें लीफ मॉडिफाइड है बेटा, लीफ में फूड स्टोर हो रहा है। तो पटेटो, कोलोकेशिया, टर्मरिक, जिंजर, यहाँ पे मैं जमीकंद वो भी इंक्लूड कर रही हूँ, वो भी हमारे पास एक कॉम है जो कि डेवलप होता है इनटू मॉडिफाइड स्टेम, जो कि फूड स्टोरेज कर रहा है। तो दीज आर सब स्ट्रक्चर्स। अब बच्चे मैं बात करूंगी प्लांट के उस पार्ट के बारे में जो कि स्टेम के एक्सिलरी बड्स की मॉडिफिकेशन है, दैट इज थॉर्न्स। थॉर्न्स आर the structure which develops from axillary buds. Axillary bud से डेवलप होते हैं and they are meant for protection. ये प्रोटेक्शन से के लिए डेवलप होते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ सिट्रस प्लांट्स, सिट्रस प्लांट्स के केस में, रोज के केस में, एंड फर्दर बोगनविलिया। बोगनविलिया जो है उसके केस में ये थॉर्न्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। लेकिन बच्चे एक्सिलरी बड से कुछ और स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं, जैसे कि टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स अगेन डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड्स। ये एक्सिलरी बड से ही डेवलप होते हैं, स्टेम के एक्सिलरी बड से, लाइक थॉर्न्स।
ठीक है। और बच्चे दे आर मेंट फॉर सपोर्ट ऑफ प्लांट। जैसे हमने कहा कि कुछ केसेस में स्टेम जो है वो हमेशा ग्रीन ही रह जाती है, तो उसके केस में ये टेंड्रिल सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटरमेलन, क्यूकरबिटा, क्यूकरबिटा में क्यूकम्बर आता है, गॉड्स, बिटर गॉड, बॉटल गॉड, ये सारे केस में टेंड्रिल डेवलप होगा। But बच्चे we have thorns which are modified leaves, which have we have tendrils which are modified leaves again. तो बच्चे we have thorns and tendrils as modified stems and modified leaves also. But examples अलग-अलग रहेंगे उसके केस में जो हम लीफ में डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 3 फंक्शन जो स्टेम पूरा करता है। But we have additional function also, that is vegetative propagation. Vegetative propagation is a mode of asexual reproduction, जिसमें stem बहुत efficiently काम करता है। Although roots भी हैं, but stems form the main structure for vegetative propagation due to presence of nodes or meristematic tissue at different regions. तो बच्चे इट्स अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हेल्प करता है स्टेम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें उसके केस में, रनर्स के केस में, ठीक है, तो रनर्स के केस में बात कर रहे हैं, आपने रनर्स को सुना होगा। रनर्स जैसे कि ग्रासेस के केस में, इसमें क्या होता है, हमारे पास ये सरफेस है, इसके ऊपर प्लांट ग्रो कर रहा है ना, प्लांट ग्रो कर रहा है इस तरीके से कोई, तो रूट अंदर की तरफ है। कई बार स्टेम जो है वो बिल्कुल पैरेलली ग्रो कर लेती है जमीन के साथ, और उसका जो मेरिस्टेमेटिक जोन है यानी कि नोडल जोन है सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ जाती है और रूट उसपे से डेवलप हो जाएगी, वहां नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जगह नोडल रीजन कांटेक्ट में आता है और डेवलप हो जाता है नया प्लांट, तो इस केस को रनर्स कहा जाता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रासेस, ग्रास, ऑक्सालिस, ऑक्सालिस एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसा अरेंजमेंट होता है वहां पे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ऑफसेट्स। ऑफसेट्स में ये सेम चीज होती है बट दे आर प्रेजेंट इन वाटर प्लांट्स। सेम चीज होती है पर वाटर प्लांट्स में होगी, बस फर्क ये होता है इसमें जो इंटरनोडल रीजन है यानी कि स्पेसिंग है वो थोड़ी ज्यादा होती है, पर वाटर प्लांट्स की केस में स्पेसिंग थोड़ी सी कम होगी, इंटरनोड जो है वो दूर दूर होंगे। एंड एग्जांपल है यहाँ पे पिस्टिया एंड एकॉर्निया, पिस्टिया एंड एकॉर्निया, उसके केस में ऐसा रहेगा बेटा। ठीक है, उसके केस में इस तरीके से, अगेन ये वाटर का सरफेस है, वाटर एरिया, यहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, अंदर रूट है। तो बच्चे दूसरे केस में क्या होगा, प्लांट की स्टेम जो है यहाँ पे ग्रो करेगी और दूसरा प्लांट यहाँ पे साथ में ग्रो कर जाएगा। तो मतलब नोडल रीजन जो है वो ज्यादा दूर नहीं होता, बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है जैसे कि रनर्स के केस में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉलन्स। स्टॉलन से बहुत फ्रीक्वेंट टर्म है, ये भी बिल्कुल इस तरीके से है रनर्स की तरह, बस स्लाइट डिफरेंस है। इसके केस में क्या होता है, स्टॉलन्स के केस में प्लांट जो है, अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी जैसे स्टेम इस तरीके से ग्रो करेगी और कुछ कुछ पॉइंट्स पे, यहाँ पे तो पैरेलली ग्रो कर रही थी ना जमीन के स्टेम, लेकिन इसमें क्या होगा, स्टेम जो है वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही और कुछ पर्टिकुलर रीजन पे ही कांटेक्ट में आएगी सॉइल के साथ और अल्टीमेटली वहां पे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। वो हर जगह पैरेलली रन नहीं करेगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो टिप जो है वो ज्वाइन करेगी इस तरीके से। तो ऐसा अरेंजमेंट रहता है बेटा स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टॉलन्स के केस में, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन। और उसके बाद बच्चे वी हैव सकर्स। सकर्स के केस में भी सेम चीज रहती है, बट
सकस के केस में एक डिफरेंस ये है कि इसमें स्टेम कांटेक्ट में तो आएगी लेकिन ऊपर से देखिए स्टेम अंडरग्राउंड होगी। स्टेम अंडरग्राउंड होगी, वो अंदर की तरफ से ग्रो करेगी। यानी कि अगर हमारे पास स्टेम का कुछ पार्ट अंदर की तरफ ग्रो किया, वहां से रूट्स है, तो स्टेम अंदर की तरफ से सॉइल के साथ, सॉइल की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी और अल्टीमेटली वहां पे ग्रो करेगी, ऐसा। ठीक है, तो मिंट, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम। पाइनएप्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स बचे।